हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो भाई लोग? कैसी चल रही है तैयारी? तो भाई अब हम आ गए हैं पी ब्लॉक के अगले एपिसोड में, जिसके अंदर हमको आज बात करनी है किसके बारे में कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है। हमको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई कोई भी नॉन मेटल की अगर ऑक्साइड होती है वो कैसा नेचर शो करती है? एसिडिक नेचर शो करती है। इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो एक एक करके देख लेते हैं भाई इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है SO2 में? अपन को ये याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जलती नहीं है, ठीक है, जलती नहीं है, ना ही ये बर्निंग को सपोर्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती। अगर हम इसको कंसिस्टेंट टेम्परेचर देते हैं तो ये मेटल्स के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखो, अगर मैं मैग्नीशियम के साथ में SO2 का रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पे ये मेरे पास में MgO प्लस MgS बना के देती है। इस रिएक्शन को ध्यान में हम ऐसे रख सकते हैं कि भाई देखो, Mg है, मैग्नीशियम है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा एफिनिटी रखेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Mg सबसे पहले काय से कंबाइन होगा? Mg कंबाइन होगा MgO बनाने के लिए ऑक्सीजन से, और फिर उसके बाद में ये इसकी एफिनिटी सल्फर की तरफ भी रहेगी, सल्फर को भी रिएक्शन मिक्सचर से दूर नहीं जाने देगा। तो भाई ये बनेगी हमारी रिएक्शन कि भाई MgO प्लस MgS। सिमिलर टर्म्स पे अगर हम देखें कि भाई हमारे पास में पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ में अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराऊंगा, पोटेशियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एल्कली मेटल है, और इसके साथ में क्या बनेगा? देखो, एक सॉल्ट K2SO3 और K2H2O3। तो दोनों ही, क्योंकि K जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हमारा मेटल होता है, इस वजह से वो कॉन्फ़िगरेशंस को अलग अलग कर सकता है। तो भाई इस तरीके से हम ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा तो कंसिस्टेंटली इसको टेम्परेचर देता जाऊं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है। तो भाई ये रही उसकी रिएक्शन। 3SO2 को अगर मैं कंसिस्टेंट टेम्परेचर दूंगा तो यहाँ पे SO3 प्लस सल्फर मेरे पास में बाहर आ जाता है। अगर मैं बात करूं एसिडिक नेचर की, तो एसिडिक नेचर में सबसे अच्छा तरीका क्या है टेस्ट करने का? कि इसको मैं मॉइस्ट कर दूं, वाटर इसके अंदर मिला दूं, और वाटर बनने के बाद में जो भी मेरे पास में सोल्यूशन बनेगा तो उसको मैं लिटमस पेपर से क्या कर लूं? टेस्ट कर लूं। तो भाई यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे SO2 प्लस H2O, तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड मेरे पास में मिलता है, और सल्फ्यूरस एसिड लिटमस टेस्ट जो है वो देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई सल्फ्यूरस एसिड भी वैसा करता है, तो हम बोलते हैं कि यस, SO2 इज एसिडिक इन नेचर। अगर मैं बात करूं कि और किस टाइप के रिएक्शन ये देते हैं, तो भाई एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब कि कोई भी चीज का किसी दूसरी चीज में आके जुड़ना, और ये ज्यादातर उन चीजों में होता है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिकॉल करेंगे तो एडिशन रिएक्शन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसी तरीके से ये कंपाउंड भी कैसा है? अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर के एनालिसिस से हमने देखा था। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो इस वजह से एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो भाई एडिशन रिएक्शन में ये बनाएगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड, तो यहाँ पे SO2 प्लस Cl2, और ये क्या बना देता है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड यहाँ पे बनाता है एज अ प्रोडक्ट। अगर मैं देखूं कि और एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, तो भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है जब मैं ऑक्सीजन का इसके साथ में क्या करा देता हूं? रिएक्शन करा देता हूं। तो भाई ऑक्सीजन इसके साथ में मिलती रहेगी, सल्फर डाइऑक्साइड जब रहेगा हमारे पास में तो क्या बनेगा? तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जब ये प्रोडक्ट एंड पे होगी तो ये वापस से भी डिकम्पोज हो रही होगी SO2 में, और O2 में वापस से भी डिकम्पोज ये हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि भाई एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड रिड्यूसिंग होगी नेचर में, तो भाई रिड्यूसिंग नेचर इसका कैसा है? तो उसके लिए हमारे पास में कुछ रिएक्शन है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मैं H2 और Cl2 में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास बनता है H2SO4 और HCl। तो यहाँ पे अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई किस चीज का रिडक्शन हुआ है और किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर मैं देखूं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज से भी मेरे को कोई हिंट मिलता है क्या? तो हाँ, तो मेरे पास में भाई KMnO4 है। KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, और अगर मैं उसको SO2 के साथ में रिएक्शन कराऊं और वाटर के साथ में रिएक्शन कराऊं तो
यहाँ पे K2SO4 मेरे को सॉल्ट मिलता है और MnSO4 जो मिलता है वो कैसा होता है, मेरे को कलरलेस होता है और यहाँ पे H2SO4 बनता है जो कि खुद भी एक कैसा रहता है, माइल्डली येलोइश कलर का रहता है। तो अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 एसिडिफाइड जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो हमारा कैसा रहता है, येलो कलर का होता है। उसको अगर मैं क्या करूं SO2 के साथ में रिएक्शन कराऊं, देखो एसिडिफाइड और एल्केलाइन इसमें कोई बहुत ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। अगर किसी भी जैसे आपको लिखा जाता है कि एल्केलाइन KMnO4 क्या होता है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या होता है, तो भाई K2Cr2O7 लो, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दो ताकि उसे H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, एसिडिक मीडियम बन सके वो, बस उसको बोलते हैं हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। तो भाई ये होता है येलो कलर का। अगर मैं बात करूं इसका रिएक्शन कराऊं मैं SO2 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो मेरे पास K2SO4 वापस से सॉल्ट मिलेगा और ग्रीन कलर का मेरे पास में क्या मिलेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। तो ये रही भाई रिड्यूसिंग नेचर इसका, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं अपन और कथा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, तो अब अगर हम बात करें कि भाई रिड्यूसिंग नेचर के साथ साथ क्या SO2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के मटेरियल के साथ में वो रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मैं H2S के साथ में क्या कराऊं, रिएक्शन कराऊं, सल्फाइड के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास में वाटर प्लस सल्फर, सल्फर का यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो भाई ये सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो मुझे फटाफट बताओ कमेंट्स के अंदर। और अगर मैं बात करूं पिछली कुछ रिएक्शन जो अपन ने डिस्कस करी थी भाई कि Mg प्लस SO2 और ये क्या बना था MgO प्लस MgS, तो इसके अंदर भी कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो और इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि भाई इसमें अंदर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। सिमिलरली ये रिएक्शन भी हम पहले देख चुके हैं कि भाई अगर मैं पोटेशियम के साथ में क्या कराऊं, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराऊं तो K2H2O3 प्लस K2SO3। अगर हम बात करें ब्लीचिंग एक्शन की, ब्लीचिंग एक्शन मतलब कि भाई हमारे पास में जो भी कंपोनेंट कलर्ड कंपोनेंट होता है उसको हमको कलरलेस में कन्वर्ट करना है। अगर कलरलेस कंपोनेंट चाहिए हमको तो उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग एक्शन भी SO2 शो करता है, तो उसका रिएक्शन देखो SO2 प्लस H2O, अगर हम उसको मिलाएंगे तो H2SO4 प्लस 2H, ठीक है। अलग अलग टाइप के रिएक्शन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हमको मिलती हैं। अब अगर हम बात करें भाई एक और इसके अंदर चीज क्या है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं सल्फर के। तो भाई ऑक्सो एसिड्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जब सल्फर रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन और सल्फर और हाइड्रोजन इनके तीनों के जो कंपाउंड्स वो ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। तो भाई ऑक्सो एसिड्स देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड। अब इसके अंदर सिर्फ हमको ये चीज ध्यान रखनी कि ये किस टाइप की इनकी बेसिसिटी होगी, तो बेसिसिटी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द OH माइनस आयन, जितने इसके अंदर लगे उस हिसाब से इसकी बेसिसिटी होगी। तो भाई इसकी बेसिसिटी कितनी, इसके अंदर 2 OH माइनस आयंस है तो ये 2 H प्लस आयंस लिबरेट करेगा तो ये डाइबेसिक होगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो डाइबेसिक, ये हम जानते ही हैं। फिर यहाँ पे तीसरा टाइप का जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, देखो कहां है पेरोक्साइड बॉन्ड, ये रहा पेरोक्साइड बॉन्ड, जिसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, बॉन्डिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो भाई पेरोक्साइड बॉन्ड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है -1, बाकी सारे उसके कंपाउंड्स में ज्यादातर क्या शो करता है -2 शो करता है, एक्सेप्ट फिर फ्लोरीन की अगर हम बात करें तब वो पॉजिटिव शो करने लगता है। तो अगर हम बात करें कि भाई और कौन कौन सा ऑक्सो एसिड्स हमारे पास में, तो एक है हमारे पास में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर देखो इसका ऑक्सीजन से सिर्फ लिंकेज है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर का ऑक्सीजन से अगर लिंकेज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और लास्टली एक और जो पूछ लिया जाता है आपसे थायो जहां पे भी आए इसका मतलब वहां पे जो भी जब भाई ऑक्सो एसिड्स और सल्फर के बारे में बात चल रही है तो भाई सल्फर तो वहां पे होगा, अगर थायो की बात आ रही है तो थायो मींस वहां पे एक और सल्फर होना जरूरी है।
है, तो कहाँ है वो सल्फर, ये रहा वो सल्फर। तो भाई ये सल्फर जो है इसको क्या नाम देता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ ऑक्सो एसिड्स थे इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि सल्फर डाइऑक्साइड शो करता है। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लो, और उसके लिए बाबा जी को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। हाँ भाई, तो अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, जिसके लिए हमने ये वीडियो जो है सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इतना लंबा खींच रहे हैं, और वो है कि सल्फ्यूरिक एसिड। भाई अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है बाप ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है, और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है हमारा H2SO4, और H2SO4 को इसीलिए बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो इस चीज पे आप जज कर सकते हो किसी भी कंट्री की, कि उसके पास में कितनी कैपेबिलिटी अपना खुद का H2SO4 प्रोड्यूस करने की। क्या वो इंपोर्ट करती है, क्या वो खुद से मैन्युफैक्चर कर देती है? अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो दैट मींस इट इज अ डेवलप्ड नेशन। तो चलिए कुछ बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको बोला जाता है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है, दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एक और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को मैंने सारी चीजों को 3 छोटे-छोटे पॉइंट्स में क्या कर लिया है, समराइज कर लिया है। और वो पॉइंट्स क्या है, ये सबसे पहले अपन को SO2 बनाना है। क्या बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरे स्टेप में अपन उस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है, और फिर तीसरे स्टेप में अपन को क्या कर देना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड से अपन को सल्फ्यूरिक एसिड बना लेना है। तो भाई देखते हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में अपन सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ में क्या करूं, हीट करूं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन सकती है, मैं पहले बता चुका हूं। और अगर मैं बात करूं कि FeS2 जैसे कि आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट को भी अगर मैं क्या करूं, रोस्ट करूं, ठीक है, तो रोस्ट करने के बाद में मुझे क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस 8SO2। ये भी रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो भाई ये दोनों तरीकों से हमारे पास में SO2 बन के नहीं मिल जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है इसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, दैट इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन कराना है SO2 का। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, और इससे हमारा क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस, ये जो दूसरा स्टेप होता है, ये होता है कैटालिटिक कन्वर्टर में, जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर में। और इसके लिए हमको एयर को क्या करना पड़ता है, प्री हीट करना पड़ता है, ताकि ये एफिशिएंटली ये प्रोसेस हो सके। इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। इसके अंदर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम होना, कितना कम होना चाहिए, देखो टेम्परेचर होना चाहिए 673 से 723 केल्विन के बीच में। प्रेशर जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, 1.5 से 2 बार के बीच में हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। और कैटलिस्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कैटलिस्ट शुड बी डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड। अगर हम कुछ बात कर लें कि भाई थर्ड स्टेप में क्या होना है, थर्ड स्टेप में होना है कि भाई SO3 को हमको H2SO4 में कन्वर्ट करना था। तो भाई अब SO3 को हम अगर H2SO4 में डालेंगे तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं H2S2O7, दैट इज नोन एज द ओलियम। ओलियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसको अभी जब अपन डिस्कस कर रहे थे ऑक्सो एसिड्स के बारे में, तो ऑक्सो एसिड्स में भी ओलियम कौन सा था वो मुझे देख के बताओ फटाफट। और H2SO7 को अगर मैं H2O के साथ में डाइल्यूट कर देता हूं, तब जाके मुझे क्या मिलता है, H2SO4। H2SO4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात कर लूं, तो H2SO4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या होता है कि एक कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड होता है, आपने अपनी लैब में देखा होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा होगा। वैसे जो भी स्कूल की लैब में आपको एसिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के नहीं होते हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। क्यों? क्योंकि H2SO4 और HCl ये सारे के सारे कैसे हैं, हाईली करोसिव एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो हाईली करोसिव एसिड्स है, इस वजह से इनका बहुत कम स्ट्रेंथ आपके स्कूल में, अगर इवन इफ इट इज नेम्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, इट इज नॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कलरलेस होता है। लेकिन कमर्शियल एसिड जो होता है, ताकि लोगों को पता चले कोई भी कलरलेस लिक्विड जो है वो क्या ना हो सके, वो मिस्टेक ना हो सके उसमें, इसलिए हम उसको क्या बनाते हैं, हल्का सा येलोइश कलर का बना देते हैं। और
इसका जो हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 की हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दैट इज अराउंड 1.84, और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज अराउंड 621 केल्विन। तीसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। इससे सवाल पूछा जा सकता है एक आध नंबर में आपसे, पहले 10th क्लास में तो पूछा ही जाता है, शायद 12th क्लास में भी आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि भाई हमें हमेशा पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए या फिर हमें एसिड के अंदर पानी डालना चाहिए। तो इसका सही जवाब ये है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको एसिड पानी के अंदर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जो H2SO4 है उसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है पानी की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। ये जहां पे देखो आप, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है ये, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, और इस वजह से क्या होती है, इसकी हाई एफिनिटी होती है पानी की तरफ। और जब आप एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप काय में डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो पानी की हीट सोखने की कैपेसिटी, क्योंकि पानी और H2SO4 का रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो भाई वो हीट को कंटेन करने के लिए वाटर एक बहुत अच्छा हमारे पास में जरिया रहता है। तो एक ये भी रीजन है। दूसरी बात, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप एसिड डालोगे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं होगी, और एक्सेसिव लोकल हीटिंग के कारण आपका टेस्ट ट्यूब फटेगा नहीं। जबकि अगर आप एसिड के अंदर पानी की ड्रॉप्स डालोगे तो पूरा का पूरा एसिड जो है उसके साथ में रिएक्ट करने की कोशिश करता है, और इस वजह से वो उछल के आपके फेस पे आ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कैसा होता है, हाईली करोसिव, ये तो हमको पता ही है कि भाई इसको अगर हमने स्किन के ऊपर डालते हैं तो स्किन के अंदर का मॉइस्चर, जो टिश्यूज के अंदर का जो मॉइस्चर हमारे पास में होता है, वो H2SO4 क्या करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है, उसके साथ में रिएक्ट करने लगता है, और इस वजह से जो भी पूरे टिश्यूज के आसपास का जितना भी हमारा एरिया है वो कैसा हो जाता है, जल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है सल्फर के, उसके बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो के अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो उसके पहले आप ये सारी चीजें का स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा जी को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। हाँ भाई, तो नोट डाउन हो गई चीजें सारी की सारी, और अब इस वीडियो को मैं यहीं पॉज कर रहा हूं, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें आप लोगों से करूंगा। तो तब तक के लिए बाबा गैंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो भाइयों। तो भाई मिलते हैं अगले हमारे वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।